गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम्स की तैयारी बच्चों जी जान से कर रहे होंगे। कल का क्लास था बच्चा हमारा 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव्स को देखे जो चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और आज हम लोग पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। और इस पार्ट 2 में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जितने भी हमारे चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं टॉप 50 के अकॉर्डिंग, तो हम आज उस सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग इस वीडियो पर आए हैं तो उनसे हम फाइनली रिक्वेस्ट करेंगे बच्चा कि आप पूरे अंत तक सारे सवालों को देखकर जरूर जाना। ठीक है, हो सकता है ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम्स में 110% आने के चांसेस हैं बच्चा। ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या किए थे, आपके 1 से 25 तक देखे थे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं 26 से 50 तक के सवाल को देखने वाले। ठीक है, और आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहां से देख लेना। ठीक है, हमारा पहला सवाल। ठीक है, और ये वो सवाल है जो आपके हेडिंग आपके ऊपर दिए रहेंगे कि आपके कहां से हमने ऑब्जेक्टिव्स लिया है, किस टॉपिक से है, वहां पे आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए समय स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर सवाल में बच्चा क्या कहता है कि ऑपेरान सिद्धांत किसने दिया था, यानी ये सिद्धांत था। ठीक है, और इस सिद्धांत को देने वाला जो व्यक्ति था वो था हमारा जेकब और मोनाल्ड था। कौन था? जेकब और मोनाल्ड था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल, लेक ऑपेरान का नियामक चिन्ह कौन सा है। लेक ऑपेरान जो होता है ना, उसका नियामक चिन्ह हमारा कौन सा है उसको पूछा है। ठीक है, तो नियामक चिन्ह जो होता है लेक ऑपेरान का, हम उसको क्या करते हैं, आई से सूचित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लेक ऑपेरान में जेड जीन किस एंजाइम के लिए कोड करता है। कौन से जीन जो है एंजाइम के लिए हमारा कोड करता है। कोड का मतलब ये हो गया बच्चा कि उसको क्या करता है, ये तोड़ने का काम करता है। कौन सा जीन हमारा करता है, तो हम उस जीन को क्या करते हैं, आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब लैक्टोज उपस्थित होता है तब ऑपेरान पर क्या होता है। ठीक है, जब लैक्टोज हमारा उपस्थित होता है ना, लैक्टोज जब किसी चीज पर प्रेजेंट होता है तब हमारा ऑपेरान क्या करता है, अपना जो है ना वो खुद चालू हो जाता है। ठीक है, जब तक ये चालू है यानी उपस्थित है, ठीक है, तो तब तक ये क्या होता है, हमारा ऑलरेडी ये आपका चालू हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ऑप्शन ए यानी ये ऑन हो जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन मुख्य रूप से कहां होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन जो है मुख्य रूप से कहां होता है, तो ये होता है बच्चा ट्रांसक्रिप्शन स्तर पे। और ट्रांसक्रिप्शन तुमको पता है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आरएनए से क्या करते हैं हम लोग, सॉरी डीएनए से आरएनए का निर्माण करते हैं किसी चीज का, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये चीज तुमको अच्छे से पता है। ठीक है, देखो 31वां नंबर सवाल डीएनए फिंगरप्रिंट का है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने दिया था। ठीक है, और ये सवाल जो है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड ह्यूमन जीनोम। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसने दिया था, यानी किसने दिया था डीएनए फिंगरप्रिंट, जेफरीज ने दिया था। किसने दिया था, जेफरीज ने हमारा क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीक को दिया था, जहां हम किसी भी तकनीक से किसी भी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जीवों के बारे में पता लगा सकते हैं जो चीज हमें जानना है। ठीक है, उसके लिए हम ये तकनीक का उपयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट किसके आधार पर होता है, किसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं किसके आधार पर, VNTRS के आधार पर। किसके आधार पर, VNTRS के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव जीनोम परियोजना कब हुई थी। मानव जीनोम परियोजना कब हुई थी। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना कब हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 2003 में हुआ। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हमें लगता है इसे आप कंठस्थ याद करिएगा, एकदम इस चांसेस है इस बार आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, मानव जीनोम में कुल कितने बेस पेयर होते हैं, यानी ये जीनोम पूछ रहा है और उसमें पूछ रहा है अब क्या कि बेस पेयर की संख्या कितनी होती है। करीबन अरबों में बात करेंगे। ठीक है, और ये अरब होगा करीबन आपका 3 अरब के आसपास। तो मानव जीनोम में जो होते हैं ना
बेस पेयर करीबन आपका 3 अरब के आसपास होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट कहते हैं मानव जीनोम का लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन कोड करता है। मानव जीनोम करीबन हमारा कितना प्रतिशत प्रोटीन को हमारा क्या करता है, कोड करने का काम करता है, करीबन 2%। क्या करता है, 2% हमारा कोड करने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट म्यूटेशन शब्द किसने दिया, यानी उत्परिवर्तन, ठीक है, पूछ रहा है एक शब्द किसने दिया था। तो म्यूटेशन क्या होता है, हमारे जीन में अचानक परिवर्तन, ठीक है, जो जीन होता है ना, ठीक है, जो जीन होता है उस जीन में क्या होता है, जीन में अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पास अलग अलग से डिसऑर्डर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इसको देने वाला जो शब्द था ना, होंगोडी ब्रिज था, ठीक है, इसको याद करना। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताना, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें क्या करेगा, मोटिव देगा बच्चा, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल, डीएनए में बेस का परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। अगर डीएनए में बेस का परिवर्तन करते हैं तो वो किस प्रकार का परिवर्तन कराता है, वो हमारा जीन उत्परिवर्तन कराता है। क्या कराता है, जीन उत्परिवर्तन कराता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन से होता है, यानी जो हमारा ब्लड का आकार जो होता है हीमोग्लोबिन का इस प्रकार का होता है, लेकिन जब सिकल सेल होता है ना तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, वो हंसिए के आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, ठीक है, अपना आकार बदल देता है। और इसी को हम लोग जो कहते हैं SCA कहते हैं, जिसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। यहाँ पे जो परिवर्तन होता है ना, ठीक है, वो परिवर्तन, एक मिनट, ठीक है, वो परिवर्तन जो होता है बच्चा हमारा सब्स्टिट्यूशन का होता है। किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किससे होता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो होता है वो किससे होता है, एक पेयर का हटना और दूसरे का जुड़ना, ठीक है, एक हटता है दूसरा जुड़ता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं, इस चीज को याद करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहते हैं टेलोमियर किस एंजाइम से बढ़ता है, यानी किस एंजाइम से टेलोमियर बढ़ने का काम करता है। तो याद रखना टेलोमेरेज एंजाइम से हमारा क्या करता है, यह बढ़ने का काम करता है। इसके काम करता है, एंजाइम के द्वारा, ठीक है। 41 नंबर HNRNA का पूरा रूप, यानी है HNRNA का पूरा रूप क्या होता है, ठीक है। बाकी तुम लोग तो जानता है आरएनए का क्या होता है, लेकिन HN का जो होता है ना वह हेटेरो, ठीक है, जेनेसियस न्यूक्लियर आरएनए होता है, ठीक है। और आरएनए का तुम लोग जानता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेना, अगर आता है तो वहां पे चेंज कर देना, ठीक है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है, कहां पर होता है, ये तो नाभिक में होता है ना, हाँ नाभिक में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव सब बता रहे हैं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, इस सब सारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंस को देख कर जाना, ठीक है, एग्जाम्स में। देखो 43 टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है। तो इसको प्रस्तावित करने जो व्यक्ति था ना वो हॉले था, ठीक है, हॉले का नाम है, हॉले हॉले हॉले, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज का क्या कार्य है, अभी इसी से ऊपर सवाल था ना हम लोग, वो प्रतिकृति वाला डीएनए का, ठीक है। तो हमारा क्या करता है, ये काम जो करता है यानी कार्य यानी काम, ठीक है। तो ये प्राइमर को हटाना और गैप को भरने का काम करना, प्राइमर को हटाना और गैप को भरने का काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए जानकारी किस रूप में होती है, ठीक है। डीएनए में जो जानकारी होती है ना वो बेस अनुक्रम में होती है, यानी एक बेस दूसरे बेस के अनुक्रम में बच्चा क्या होता है, हम डीएनए का जानकारी एक से दूसरे को देते हैं, ठीक है। और ये सब देखो, ये जो सवाल देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो हमें लगा कि आपके सिलेबस के बाद भी अगर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं
तो करीबन हमें लगता है ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने सारा तरीका से चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव बना चुका है। तो कहीं से भी अगर पूछेगा ना तो 100, हमने शुरू बोला था 110% आने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, हर्षे-चेस प्रयोग किस पर आधारित था? हर्षे-चेस प्रयोग तो हमारे ये था वायरस पे था। ठीक है, कौन सा? T2 फेज का। T2 फेज का वायरस पर क्या करता है हमारा हर्षे-चेस प्रयोग आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीन को किसने परिभाषित किया था? जीन को, ठीक है, किसने परिभाषित किया था? तो जीन को जो परिभाषित किया था ना, ठीक है, वो कौन किया था? हमारा विलियम जोहानसन ने किया था। किसने किया था? विलियम जोहानसन ने किया था जीन को परिभाषित, कि जीन हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो हम इसको परिभाषित करते हैं आपका विलियम जोहानसन। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखो, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? यानी प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अंग? अरे तुम तो जानता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा वाला घटना है। लो, राइबोसोम है तो राइबोसोम को मान दो, राइबोसोम ही हमारा प्रोटीन वाला घटना है। ठीक है, कोशिकांग है। 49 नंबर, क्या कहता है डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है जी? ठीक है, सबसे बड़ा अंतर यही है, क्या चीज का? कि उसका एक तो शुगर का अंतर है कि डीऑक्सी इसमें शुगर पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर पाया जाता है। तो पहला अंतर, तो सबसे बड़ा अंतर यही हो गया। ठीक है, दूसरा, इसमें बेस का बात करें तो डीएनए में क्या होता है? थायमिन होता है और इसमें यूरोसिल होता है। ठीक है, तो ये यानी बेस का अंतर हो गया, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, जो 50वां सवाल है, कहते हैं कि वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, बीडल और टेटम नाम याद रखना। क्या नाम याद रहेगा? बीडल और टेटम। ठीक है, फिर से रिपीट करें बच्चा, ये 50 ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव थे जो चैप्टर 6 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। अगर आपने इस वीडियो को हल्का सा भी मिस किया है तो हमें लगता है चैप्टर 6 का आप वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को गवा रहे हैं जो आपके नंबर को कम कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, रिवाइंड कर फिर से देखना और याद करना टोटल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये चैप्टर 6 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। ठीक बच्चे, ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं। ठीक है, आप सबके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बच्चा, कि आपने वीडियो को वॉच किया, सबके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए, धन्यवाद।